तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, भाषा और व्याकरण के परिचय। तो भाषा और व्याकरण के परिचय यानी इंट्रोडक्शन। ओके बाबू लोग, चलिए तो ये तो हो गया। आप हेडिंग डालिए फटाफट और हम लोग समझते चलते हैं, आप नोट करते चलिएगा। ओके बाबू लोग, चलिए अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले उठाते हैं भाषा को। यानी भाषा जो है, भाषा यानी इसको कहते हैं लैंग्वेज। इसका अर्थ क्या होता है, भाषा का अर्थ सबसे पहले हम लोग देखते हैं, भाषा का अर्थ क्या होता है, यही अर्थ को हम लोग को जानना। तो देखो बाबू लोग, भाषा जो है ना, भाषा दो गो अक्षर देखने को मिल रहा है हम लोग को। पहला अक्षर देखने को मिल रहा है भा, मिल रहा है। तो भा का अर्थ क्या होता है, दूसरा का अक्षर मिल रहा है सा। तो सा का अर्थ क्या होता है, तो भा का अर्थ क्या होता है, सा का अर्थ क्या होता है। तो भा का अर्थ होता है बाबू लोग, भा का अर्थ होता है प्रकट या प्रकाश करना, यानी प्रकट करना या प्रकाशित करना, है ना। भा का अर्थ होता है प्रकट या प्रकाश करना। ओके। सा का अर्थ होता ही है करना, सा का अर्थ होता है करना। यानी आप कहे तो प्रकट करिए चाहे प्रकाश करिए। नहीं कहता है निम्नलिखित प्रश्नों पर प्रकाश डालिए, तो उसी तरह यहाँ पे प्रकाश का बात हो रहा है। ये ना प्रकाश का मतलब लाइट ना समझ जाइएगा। ओके, चलिए तो भा का अर्थ होता है प्रकट या प्रकाशित करना, सा का अर्थ होता है करना, यानी प्रकट करना, भाषा को प्रकट करना। तो प्रकट हम लोग भाषा विचारों को ना प्रकट करते हैं, हम लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं, किसी के सामने हम अपने बातों को रखते हैं, वही तो भाषा है। और बहुत तरीक़ा से रखते हैं, मुंह से रखते हैं, लिख के रखते हैं, संकेत के द्वारा रखते हैं, या फिर कोई कंप्यूटर लैंग्वेज में रखते हैं, लेकिन रखते हैं ना, कैसे भी रखते हैं। चलो तो यही चीज़ को तो हम लोग देखना है। तो आप लोग भाषा का अर्थ समझ गए, यही होता है भाषा का अर्थ। अब भाषा का परिभाषा क्या होता है, भाषा का परिभाषा क्या होता है, तो देखिए भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को क्या करते हैं, दूसरे के सामने साझा करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो लिखो, भाषा भाषा वह माध्यम है, लिखते चलिए बाबू लोग ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों हम अपने विचारों और भावनाएं को दूसरे के समक्ष व्यक्त करते हैं। ओके बाबू लोग, माने हम जो है ना सॉरी, हम अपने अनुभव को, हम अपने कच्ची को अनुभव को या विचार को या भावना को दूसरे के सामने, अपने समक्ष थोड़े कर सकते हैं, दूसरे के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो समझ जाइए वो क्या है बाबू लोग, वो आपका भाषा है। वो क्या है, आपका भाषा है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं, हम लोग भाषा के प्रकार देख लेते हैं। क्या देखेंगे, भाषा के प्रकार देखेंगे। चलिए आगे लाइन में चलते हैं। तो लिखिए, भाषा के
प्रकार। एक बात ध्यान रखिएगा बाबू लोग, अगर भाषा का प्रकार में आपका जो है ना मुख्य रूप से कहे तो कहिएगा 4, और सीधे कहे भाषा के प्रकार बता तो कहिएगा 3। मुख्य रूप से कहे तो कहिएगा 4 और सीधे कहे तो कहिएगा 3। कौन कौन से है देख लेते हैं। पहला है आप लोग वाचिक या मौखिक। वाचिक या मौखिक भाषा। ओके। दूसरा का है बाबू लोग लिखित भाषा। तीसरा का है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। चौथा है आपको संगणिक भाषा। ओके, तो आपका 4 हो गया। मुख्य पूछे तो 4 और मुख्य ना पूछे तो सीधे मारिएगा 3, याद रखिएगा। ठीक, चलिए एक एक करके इस सब को जो है ना हम लोग परिभाषित करते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ओके, सबसे पहला हेडिंग डालिए वाचिक या मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जैसे देखते हैं नर्सरी क्लास एलकेजी यूकेजी के बच्चे जो है ना खासकर मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लिखने तो आता नहीं है। तो मैडम जी कविता पढ़ा देती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और साथ में जो है ना बच्चे लोग मौखिक भाषा से ही सीख लेते हैं, अपने विचार को जो है ना मैडम जी प्रकट करते हैं और उसको सुन लेते हैं। और यही भाषा जो है ना खासकर हम लोग को जल्दी बुझा जाता है, और साथ में हमको लिखित और मौखिक दोनों मिल जाए तो और आसान हो जाता है ना। चलो, तो मौखिक होता है क्या है, इसको कैसे परिभाषित करोगे कि मुख के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना, दूसरे के सामने प्रकट करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे आप कोई भी भाषा बोल लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल, अब मान लीजिए भोजपुरी बोल रहे हैं, या फिर आप हिंदी ही बोल रहे हैं, आप तेलुगु ही बोल रहे हैं, आप मलयालम ही बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहे हैं, है ना, लेकिन बोल रहे हैं तो क्या है, भाषा में ही तो बोल रहे हैं आप लोग, यानी मुंह से बोल रहे हैं कोई चीज़ तो भाषा में बोल रहे हैं। तो कौन भाषा में आ जाएगा आपका, तो आपका जो है वो आ जाएगा मौखिक भाषा। कौन भाषा आ जाएगा, मौखिक भाषा। ओके, चलो आगे आप लोग को देखने को मिलेगा लिखित भाषा। ओके, तो लिखित भाषा को कैसे आप लोग डिफिनेशन करोगे, तो देखो अपने विचारों को दूसरे के समक्ष लिखकर प्रकट करना ही कौन भाषा कहलाता है, लिखित भाषा कहलाता है। ओके बाबू लोग, तो लिखित मतलब कथी, आप कलम से, कॉपी से या पेंसिल से, सॉरी कॉपी बोल रहे हैं, पेंसिल से, कलम से, मार्कर से या फिर इंक से, कोई चीज़ से आप लिखकर किसी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने भावना को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे टीचर जो है ना अपनी भावना को, अपनी लेक्चर को कॉपी पर या डिजिटल बोर्ड पर लिख कर व्यक्त करता है कि नहीं, हम आपको लिख कर समझा रहे हैं, तो हम लिखित भाषा से समझा रहे हैं और साथ में मुँह से भी समझा रहे हैं, यानी लिखित और मौखिक भाषा दोनों भाषा का प्रयोग करके हम समझा रहे हैं ना। तो ये चीज़ें आपको जल्दी समझ में आएगा। हम बोले हैं ना लिखित और मौखिक दोनों प्रयोग किया जाता है, जल्दी समझ में आता है फटाफट। तो ये भाषा आपका क्या हो जाएगा, लिखित भाषा हो जाएगा। अब वही सांकेतिक भाषा, सांकेतिक
अब देखो सांकेतिक भाषा जो होता है ना, इशारे वाला भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। बहुत व्यक्ति होते हैं जो जन्म से ही ने मूक होते हैं। क्या होते हैं? मूक, यानी बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, बहुत ही जो है ना कठिनाई झेलना पड़ता है। तो उनके लिए जो है ना क्या किया जाता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ओके, जो व्यक्ति बोल नहीं सकते हैं उसके लिए कौन भाषा का प्रयोग किया जाता है? संकेत भाषा का प्रयोग किया जाता है। हाथ के इशारों से जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अपने विचारों को अपने विचारों को अपने विचारों को संकेत या इशारे से प्रकट करना ही सांकेतिक भाषा कहलाती है। ओके बाबू लोग, चलिए ये आपका जो है ना क्लियर हो गया। ओके बाबू लोग चलिए एक भाषा और एक्स्ट्रा में बचता है, ये एक्स्ट्रा ही समझिए, मुख्य रूप से माना जाता है संगणिक भाषा, चाहे संगणकीय भाषा। ओके, संगणकीय भाषा, इसको हम लोग कह सकते हैं ये विचार नहीं प्रकट करता है, सीधे कंप्यूटर को निर्देश देता है ना। तो कंप्यूटर को निर्देश देने वाली भाषा को संगणकीय भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखोगे जैसे आप लोग जावा पढ़े होंगे, जावा एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है जावा, है ना। C++ देखोगे, कोई कोडिंग अगर सीखना चाहते हो एप्लीकेशन वगैरह बनाने का, तो ये सब कंप्यूटर के भाषा ही सीखना पड़ेगा पहले, है ना। ये सब क्या है? कंप्यूटर का भाषा है जो निर्देश देता है, जैसे जैसे कहोगे वैसे वैसे करेगा। ओके, समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं हम लोग हेडिंग क्या देंगे। अब हम लोग का दूसरा हेडिंग क्या है बच्चों? दूसरा हेडिंग है हम लोग का व्याकरण। क्या? व्याकरण का परिचय। चलो हेडिंग दो, व्याकरण के परिचय चलो, व्याकरण का मतलब क्या होता है? अगर इसको तोड़ोगे आप लोग तो ये बनेगा व्यो प्लस क्री प्लस घैया। इसको तोड़ोगे ना तो ये बनेगा, इसको जोड़ोगे तो व्याकरण बनेगा। बात समझ रहे हो ना? हाँ, व्यो प्लस क्री प्लस घैया को जोड़ोगे तो व्याकरण बनेगा, व्याकरण को तोड़ोगे तो व्यो प्लस क्री प्लस घैया का निर्माण होगा। ओके, चलो ये तो हो गया हमको। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है ना, इसका अर्थ होता है विश्लेषण करना या अलग करना। विश्लेषण करना, विश्लेषण करना या फिर अलग अलग करना। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण जो होता है ना, किसे कहते हैं ये समझ लो। व्याकरण एक प्रकार से कहें तो जैसे हम लोग भारत के अंदर में जो है ना संविधान चलता है ना, नियम कानून, वही तरह जो है ना व्याकरण भी एक नियम कानून से चलता है ना। आप किसी भी भाषा को बोल रहे हैं तो उसमें अगर आप व्याकरण लगा देते हैं तो वो भाषा जो है ना सुंदर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, सुशील हो जाता है। वही व्याकरण नहीं लगाते हैं तो अच्छा नहीं होता है। तो आप कोई काम कर रहे हैं तो नियम से कर रहे हैं तो कितना अच्छा बनता है, कितना अच्छा हो जाता है। अब बेनियम के सूर्य तो उसका कोनो महत्व नहीं रहता है। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका नियम कानून होता है, सुबह उठकर फ्रेश हो जाना,
खाना पीना खाकर स्कूल आना, जूता मोजा चढ़ा के क्लास में आराम से बैठना, होमवर्क करना, पढ़ना, लेक्चर सुनना, ये सब करके फिर घर जाना, ये सारी प्रक्रिया करने के बाद सब नियम तो ही हैं। आप कभी ऐसा थोड़े हुआ कि आप जो है ना खाली गोरे चल गए हैं हाफे पैंट पर स्कूल रोज़ रोज़, ऐसा थोड़े है। सबका एक नियम कानून होता है। उसी प्रकार एक भाषा का भी नियम कानून होता है। तो भाषा के नियम को ही तो व्याकरण कहते हैं, जो हमको शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखा देता है, उसको ही व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण का परिभाषा लिख लीजिएगा, व्याकरण। व्याकरण, तो व्याकरण का परिभाषा कैसे लिखोगे? व्याकरण भाषा का वह नियम है, व्याकरण व्याकरण भाषा का वह नियम है जिससे हम शुद्ध लिखना, बोलना सीखते हैं। ओके बच्चों, चलो अब कहोगे अच्छा ये सब तो ठीक है, व्याकरण के जनक किसे कहते हैं? व्याकरण के जनक, तो हमारे से पूछोगे ना तो व्याकरण के जनक कोई है ही नहीं। व्याकरण के जनक कोई है ही नहीं। आप बहुत पढ़े होंगे कि व्याकरण का जन्म पाणिनि है, पाणिनि है। नहीं है बच्चों, हम कह रहे हैं ना, नहीं है, मान लिया गया है। व्याकरण के जनक पाणिनि को मान लिया गया है नहीं। क्यों? क्योंकि व्याकरण को एक विद्वानों के द्वारा रचा गया है। जैसे जगदीश वाजपेयी जी थे, हिंदी व्याकरण के विद्वान थे, उनके द्वारा रचा गया है, ना कि कोई जनक था ऑलरेडी इसका। क्यों नहीं था? क्योंकि पाणिनि जो थे ना, पाणिनि, आचार्य पाणिनि इनका नाम था। आचार्य पाणिनि जी सॉरी, आचार्य जी पाणिनि जी जो थे ना, इन्होंने एक किताब लिखे थे। उस किताब का नाम था अष्टाध्यायी। किताब का नाम क्या था? अष्टाध्यायी। ओके बच्चों, एक किताब का नाम था अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी किताब से ही जो है ना संस्कृत व्याकरण का निर्माण होता है। अष्टाध्यायी किताब से ही जो है ना संस्कृत व्याकरण का निर्माण होता है। तो कहाँ से निर्माण होता है? अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, रचयिता कौन है? तो पाणिनि जी है। तो बोलो जनक भी कौन होगा? पाणिनि जी होगा। तो अब समझ में आया कि संस्कृत व्याकरण का जनक क्यों माना जाता है पाणिनि को। तो कहना अष्टाध्यायी बुक लिखे थे, इसके कारण जो है ना संस्कृत व्याकरण का पाणिनि माना जाता है ना कि है, मान लिया गया है। वो तो अष्टाध्यायी के जनक ना है। तो संस्कृत व्याकरण आया कहाँ से है? अष्टाध्यायी से आया है। इसलिए संस्कृत व्याकरण के जनक माना जाता है आचार्य पाणिनि को। किसको माना जाता है? आचार्य पाणिनि को। ओके बच्चों, चलो अब बोलेंगे कि अच्छा आचार्य पाणिनि के बारे में तो बहुत कुछ बता दिए, तो क्या ये बताइए आचार्य पाणिनि के बायोग्राफी के बारे में तो क्या? तो चलिए पाणिनि जी के जो है बायोग्राफी देख लेते हैं। पाणिनि, तो पाणिनि जी का बायोग्राफी ये कहता है कि इनका नाम जो था ना आचार्य पाणिनि था। आचार्य पाणिनि था। ओके, चलिए इनका जो जन्म स्थल था उस सालातुर पूर्व, वर्तमान में जो है ना आपको कहे तो लाहौर के पाकिस्तान में पड़ता है। तो जन्म अगर देखा जाए तो जन्म लगभग जो है ना 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच हुआ था। मरण का जो है कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला है।
वह स्थान जो था, जन्म का स्थान जो था लाहौर था। कहाँ था? लाहौर के एक क्षेत्र पड़ता है शालतूरपुर, शलातूर, शलातूर वर्तमान में अभी कहाँ है? तो पाक में है, यानी पाकिस्तान में है। ओके, ये क्षेत्र है आपका, कथी है? क्षेत्र। ओके, चलिए अब कहेंगे इनकी माता के नाम क्या था? ये भी पूछ देता है कभी कभी। तो माता का नाम था दाक्षी। बहुत सारे किताब में दाक्षायनी भी दिया गया है, दाक्षायनी, क्या दिया गया है? दाक्षायनी दिया गया है। पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम जो था ना पानीन था, पानीन था। क्या था? पानीन। इनका नाम तो आचार्य पानीनी था ही। ओके, चलो। और इनका बुक का नाम क्या था? तो बुक का नाम याद रखिएगा, अष्टध्यायी, अष्टध्यायी, अष्टध्यायी। ओके, याद रखिएगा। ओके, अष्टध्यायी इनका जो है ना बुक का नाम था। इसी से जो है ना संस्कृत व्याकरण का रचना हुआ है। ओके अब देखो, हिंदी व्याकरण का कोई जो है जनक नहीं, अगर देखा जाए, माना जाए तो अच्छा है, क्योंकि उनका जो हिंदी व्याकरण है ना, हिंदी व्याकरण का विद्वान हुआ करते थे। जैसे विद्वान में हम बताए हैं वाजपेयी जी थे, किशोरी वाजपेयी जी थे, किशोरी वाजपेयी जी थे। और भी थे, रामचंद्र वर्मा, नागरी प्रचारिणी करके जो है ना थे। एक और लिखना चाहो तो लिख लो, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, है ना। रामचंद्र वर्मा, नागरी प्रचारिणी, ठीक है, ये लोग थे, विद्वान थे। क्या थे ये लोग? क्या थे बहु लोग? तो ये लोग विद्वान थे। किसका? तो हिंदी व्याकरण का, ना कि जनक थे। ओके, चलो यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आ गया। अब देखो, व्याकरण के कुछ अंग होते हैं, वो अंग आपको पढ़ना पड़ेगा, वो अंग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लिखो, व्याकरण, व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं उसको देख लेते हैं। तो बाबू लोग, व्याकरण के अंग में हम लोग वर्ण विचार तो पढ़ेंगे ही। वर्ण विचार आपका सिलेबस का पहला ही भाग है, जिसमें स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण पढ़ना है। शब्द विचार तो पढ़ेंगे ही, शब्द विचार तो आप लोग पढ़िएगा ही, जिसमें संधि, उपसर्ग, समास, ये सब देखने को मिल जाएगा। आप लोग वाक्य विचार तो पढ़ेंगे ही, वाक्य विचार पढ़ेंगे ही, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, सकर्मक वाक्य, ये सब पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, और भी मिलेगा छंद। क्या मिलेगा? छंद विचार। छंद विचार में क्या देखने को मिलेगा? तो छंद विचार में लोग आप लोग को देखने को मिलेगा कविता का नियम वगैरह, ये छंद में आता है। अगला आप देखने को मिलेगा रुचि विचार। रुचि विचार में क्या देखने को मिलेगा? तब भाषिक सौंदर्य, यानी अलंकार वगैरह, ये सब देखने को मिलेगा। ओके, ये सब आपका हो गया टोटली कंप्लीट। अब कहोगे ये सब ठीक है, थोड़ा ये बताइए कि भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है। तो लिखिए, भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है। तो देखिए, भाषा जो है ना और व्याकरण जो है ना, भाषा और व्याकरण, व्याकरण, देखो भाषा एक नियम है, व्याकरण प्राकृतिक रूप से मुंह से निकल जाता है। हम लोग कुछ बोल देते हैं मुंह से, तो व्याकरण से बोलते हैं। हम लोग जैसे घर जाके बोलते हैं, ए माई बड़का भैया बाजार जतो कि ना जतो, ये ऐसे। अगर उसी को शुद्ध में बोला जाए, शुद्ध में बोला जाए, तो हम लोग को बोलने ही नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए व्याकरण पढ़ना। जैसे राम बाजार जाई, गलत हो गया, अशुद्ध है। राम बाजार जाता है, शुद्ध हो गया, है ना। चलो, तो वही चीज़। तो ये जो भाषा होता है ना, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न। अच्छा, अब व्याकरण क्या होता है? व्याकरण क्या होता है बाबू लोग? तो व्याकरण जो होता है ना, नियमबद्ध होता है, नियमबद्ध होता है, यानी नियम से बंधा होता है। ओके, चलो अगला देखते हैं।
ये व्याकरण होता है ना, विचारों का सहज अभिव्यक्ति होता है, मैंने अपने विचार को सहज तरीका से बोल दीजिएगा, और वही में व्याकरण घुसा दीजिएगा तो सहज नहीं होगा, नियंत्रित कर कर के बोलिएगा। बात समझ रहे हो ना? हाँ, जैसे अगर व्याकरण का सही अगर उपयोग देखा जाए तो रामायण देख लेना, उसमें व्याकरण का एक एक चीज़ जो है ना हिंदी में घुसाया गया है, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम लोग कहेंगे भाषा में विचारों का सहज अभिव्यक्ति है, यानी आज़ादी है अभिव्यक्ति, खुद बोलने का आज़ादी, विचारों का सहज अभिव्यक्ति। अगर वही देखा जाए व्याकरण में तो इसमें नियंत्रण है, भाषा को नियंत्रण करता है, भाषा को क्या करता है, भाषा को क्या करता है बाबू लोग, नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। ओके, चलो आगे अगर देखा जाए बिना व्याकरण के चल सकता है, ये भाषा जो है ना आपका बिना व्याकरण के भी चल सकता है, बिना व्याकरण के चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि देखो भाषा क्यों बोला जाता है, ताकि समझ में आ जाए। हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो पूरा नियम कानून से थोड़े बोलते हैं, नहीं, समझने के लिए बोलते हैं कोई भाषा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम व्याकरण में आ जाए, अगर वही हम कहाँ आ जाए, अगर वही हम व्याकरण में आ जाए, आओ व्याकरण में आते हैं, कलर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, अरे चल क्यों नहीं रहा है जी। अगर वही हम कहाँ आ जाए, व्याकरण में आ जाए, तो व्याकरण में इसमें जो है ना शुद्धता नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शुद्धता। व्याकरण में जो है ना आप चलिए खोजिएगा कि हम जो है ना व्याकरण को जो है ना पूरा तरह से शुद्ध बोल ले, तो ऐसा इसमें बात नहीं होगा, ठीक है, व्याकरण को। लेकिन अगर यही व्याकरण में अगर घुसिएगा तो शुद्ध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शुद्धता नहीं होगा, शुद्धता नहीं होगा, व्याकरण में शुद्धता नहीं होगा भाषा को। जैसे इसमें बोल दिए राम घर जाई, अच्छा, राम घर जाता है, बोलो ये सही हुआ कि नहीं? ये सही हुआ, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा शुद्ध है, इसमें शुद्धता नहीं है, यही चीज़ हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है ना व्याकरण, हिंदी व्याकरण पूरा जो है ना समाप्त हो गया, माने भाषा और व्याकरण पूरा तरह से क्या हो गया बाबू लोग, आपका समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। ओके, अब लोग यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, अगला जो मिलेगा वर्ण विचार, जिसमें आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, ये सब पढ़ना है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये सब पढ़ना है ना। हाँ, तो आप लोग को आपके लिए एक होमवर्क है कि आप लोग बताइएगा ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। क्योंकि मैंने बड़े बड़े टीचर को देखा है गलत पढ़ाते हुए, मैंने बड़े बड़े टीचर को देखा है गलत पढ़ाते हुए, जो क्लास 10th का पढ़ाता है और बहुत वो टीचर वायरल है, उनको देखा है जो है ना ह्रस्व स्वर को गलत पढ़ाते हुए। तो आप लोग का जिम्मेदारी बनता है कि आपने जो है ना क्या पढ़ा है अभी तक और इसकी संख्या कितनी होती है, आप कमेंट करके बताइए। और अगला लेक्चर का वेट कीजिए, हम